किसी ने ट्राई किया है इसको? हाँ मैम ट्राई किया है। क्या आंसर आया? W1 और W2 का डायमेंशन 3 आ रहा है। W1 1 2 3 4 में से क्या आंसर आया, मैं ये पूछ रही हूँ। ऑप्शन दिए थे ना इसके तो एक भी मैंने। नहीं है। एक भी नहीं आया। वाह। W1 की डायमेंशन क्या आई? 3। 3। मतलब जो ये कंडीशंस दी हुई हैं इसमें से एक ही एल आई कंडीशन है क्या हमारे पास सिर्फ? बनाना जरा इसका होमोजीनियस। ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हो, बस हवा में तीर लगा रहे हो कहीं? हम्म। किया भी था या बस ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हो? क्या समझू मैं, बोलने के लिए बोल रहे हो? मैम निकालो पहली इसका। भी 3 है। वो रैंक। मैम किया है। चलो देखते हैं। क्या करना है, इसको मैट्रिक्स में लिखना है। U V W X। फर्स्ट को लिख दिया, सेकंड को लिखेंगे U V W X। U V W X, यही करना था। और इसकी जो नलिटी आनी थी ए मैट्रिक्स की, डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो जाता? नलिटी ऑफ ए, यही आना था। क्या तुम्हारी इसकी रैंक 1 आई है क्या? तभी तो 3 आएगी डायमेंशन। मैम 3 आएगा। रैंक 3 आएगा ना, तो 3 डायमेंशन आएगा। कितनी आएगा? 1 मैम। डायमेंशन रैंक 3 आया, लेकिन डायमेंशन तो नलिटी होगी ना, हमें सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन चाहिए ना। हमें ये हाँ UVWX चाहिए, मतलब हमें नलिटी चाहिए। और ये भी आपने गलत निकाला, रैंक इसकी 3 आएगी। देखना जरा। हाँ मैम दिस रैंक जीरो। 3 आया है। रैंक भी 3 नहीं आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सब्ट्रैक्ट करना बाय थर्ड में 3 से। रैंक 2। 0 -2 0 एंड -1 -1। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0, रैंक क्या आई है ए की? 2। डायमेंशन ऑफ W1, नलिटी ऑफ ए विच इज 2। रैंक 3 नहीं आएगी, 2 आएगी। ये साफ साफ दिख रहा है मुझे। अगर मैं फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसको ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें से मैं सेकेंड वाली कंडीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे थर्ड वाली कंडीशन मिल जाएगी। देखना जरा, मिल रही है ना? हाँ ठीक है, वो तो 2 होगा। हाँ, तो मैंने क्या भी बोला था कि अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ LI कंडीशंस, राइट? LI कंडीशंस कितनी है अब हमारे पास? सिर्फ 2 है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। जो थर्ड वाली है वो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है। मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को कि सिर्फ देख के ही जज करना कि 3 कंडीशन है तो 4 - 3 कर दो, ये गलत है। हमें LI कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, कौन सी LI है, और उन्हीं को नंबर ऑफ वेरिएबल में से माइनस करना पड़ेगा। सो 4 - 2 इज 2, जो कि डायमेंशन ऑफ W1 है। सो फर्स्ट गलत हो गया। फिर ऐसे ही सेकंड के लिए चेक करेंगे। सेकंड में भी नंबर ऑफ LI कंडीशंस देख लेंगे या मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स बनाएंगे तो UVWX, सेकंड में है UVWX, ये मैम 3 होगा। UVWX।
आप कह रहे हो इसकी रैंक 3 आएगी इस मैट्रिक्स की, ए डैश बोल देती हूँ मैं इसको, बी हाँ बोल देती डायमेंशन भी। हूँ। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W2 1 1 हो जाएगा, लेकिन इसने तो 2 बोला है, सो सेकंड भी गलत हो गया। अब इंटरसेक्शन का डायमेंशन निकालेंगे, मतलब जो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है वो। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा अब? इन 6 की 6 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसमें से हम, क्योंकि ये तीनों कंडीशन LI हैं तो ये लिखनी पड़ेंगी, और इसकी ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लिखेंगे। वहां से जब आप डायमेंशन निकालोगे तो उस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो आपको मिल जाएगी कितना? 4 और 3। उस मैट्रिक्स की रैंक मिल जाएगी 3C बोल देते हैं इसकी, जो इंटरसेक्शन वाली मैट्रिक्स आएगी। W1 इंटरसेक्शन W2 से जो मैट्रिक्स बनाओगे, C मैट्रिक्स ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, उसकी रैंक 3 आएगी। और फिर क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 4 - 3 विच इज 1। सो थर्ड ठीक हो जाएगा। अब फोर्थ को चेक करना है। फोर्थ में हमें फॉर्मूला पता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 विच इज 1, डायमेंशन ऑफ W2 नहीं, W1 की 2 है, W2 की 1 है, माइनस इंटरसेक्शन की 1 है। तो कितना आया? 3 - 1 2 आया, बट इसने तो बोला है कि 3 होगा, इसलिए फोर्थ भी गलत। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। जब भी रो एक्लन में कन्वर्ट करते हो तो थोड़ा ध्यान रखा करो चीज़ों का, कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम हो तो अच्छा होगा, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है हमारा आंसर। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हुई और पूरा का पूरा आंसर गड़बड़। ठीक है, चलिए आज पहले थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं असाइनमेंट वाला। कोशेंट स्पेस, जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है उन्होंने कोशेंट ग्रुप भी पढ़ा होगा, किसी ने कोशेंट रिंग भी पढ़ा होगा। वैसा ही कोशेंट स्पेस होता है। सो कोशेंट, अगर मैं कोशेंट ग्रुप की बात करूँ तो मुझे एक सब ग्रुप चाहिए होता है ना, फिर हम क्या करते हैं? ग्रुप बाय सब ग्रुप रख देते हैं, वहां से जो भी हमारा सेट बनता है उसको देखते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कोशेंट ग्रुप। सेम काम यहाँ करना है। यहाँ पे क्या होगा? V मान लो कोई भी वेक्टर स्पेस है हमारा, ठीक है, और W क्या है? उसका सब स्पेस है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? कोसेट्स निकालेंगे, कोसेट्स ऑफ W इन V। उसका क्या मतलब होता है? कोसेट्स, कोसेट जो भी होता है उसको हम डिफाइन करते हैं V/W से। ऊपर हम रखते हैं अपना स्पेस, वेक्टर स्पेस, और उसके बाय में हमारा सब स्पेस। ठीक है, और क्या करेंगे? जो ये V है इसके हर वेक्टर को इस W में ऐड करते जाएंगे। यहाँ से जो कलेक्शन आएगी फॉर V बिलोंग्स टू हमारा वेक्टर स्पेस। बेसिकली क्या करना है? मान लो ये हमारा वेक्टर स्पेस है V, ये हमारा सब स्पेस है W। ठीक है, हमें क्या करना है? इस V के हर वेक्टर को V के हर वेक्टर को W में ऐड करते जाना है। लीनियर सम हो गया ना, W का लीनियर सम इसके हर वेक्टर के साथ करना है। इसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोसेट्स ऑफ W इन V। और जो ये कलेक्शन ऑफ कोसेट्स होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? ये एक स्पेस फॉर्म कर देती है, वेक्टर स्पेस, और इसी वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलते हैं? कोशेंट स्पेस। ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अब कहेंगे कि अगर ये कोशेंट स्पेस है तो इसमें एडिशन और मैम एक बार दोबारा बताना स्टार्टिंग से। V कोई भी वेक्टर स्पेस है, W उसका सब स्पेस लेना है। हमें बनानी है कोसेट्स की कलेक्शन, और कोसेट्स क्या होते हैं वेक्टर स्पेस में?
सिंपली जो हमें सबस्पेस लिया है V का, W इज सबस्पेस ऑफ V, जो V का सबस्पेस लिया है उसमें क्या करना है, जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसके एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है। वही जो कलेक्शन आएगी वही क्या होती है, कोसेट्स ऑफ W इन V। और जो ये कलेक्शन होती है यही क्या फॉर्म करती है, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स। जितने भी कोसेट्स बनेंगे इसमें W के कोसेट्स वेक्टर स्पेस में, उन वो सभी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं जिसको हम कोशेंट स्पेस बोलते हैं। वेयर वेक्टर एडिशन इज डिफाइन एज, अब मेरे को ये बताओ आप लोग, अगर कोई भी एलिमेंट, मैं कहती हूँ कि जो W है स्मॉल w वो बिलोंग करता है V/W से, और V/W दिखते ही आप समझ जाना हम कोशेंट स्पेस की बात कर रहे हैं। तो इसकी शक्ल कैसी होगी, दिखने में ये कैसा दिखेगा हमें, जो ये W लिखा है मैंने, V plus W V+W टाइप का होगा। वेयर V कहाँ से V आएगा belongs to हमारा, capital V. कैपिटल V। और ऐसे ही अगर मैं W स्टार की बात करूं, अगर वो इससे बिलोंग करता है तो W स्टार कैसा दिखेगा हमें, ये V W star plus W. कुछ प्लस और W। U ले लेते हैं हम, V स्टार नहीं लिखते, U हाँ प्लस U W plus W. वेयर U बिलोंग्स टू V। सो दो वेक्टर्स ले लिए, उनकी एडिशन मतलब W प्लस W स्टार कैसे डिफाइन करते हैं, W की वैल्यू U प्लस, पहले की हमारी है V प्लस W स्टार की वैल्यू U प्लस W, और क्या हो जाता है, जो अपनी सिंपल एडिशन है वो इन पे आ जाती है U और V पे, V प्लस U और प्लस 2W का 1W आ जाता है। इस टाइप से इसमें वेक्टर एडिशन डिफाइन होती है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा U प्लस W, अगर अल्फा W स्टार करेंगे हम तो कुछ ऐसा दिखेगा, W स्टार की वैल्यू कुछ ऐसी होगी। अब ये जो स्केलर है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा U और प्लस W एज इट इज। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो W है वो सबस्पेस है, राइट। अगर W सबस्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा ना। दैट मीन्स कि जब हम अल्फा को W से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न में आंसर हमें W के अंदर ही मिलेगा ना कोई एलिमेंट, क्योंकि ये क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन होता है, राइट। सबस्पेस भी वेक्टर स्पेस का, तो इसीलिए ये कोई एलिमेंट किसका ही आ जाएगा, W का ही एलिमेंट आ जाएगा, इसीलिए हम इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसको देख के। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछ ले आइडेंटिटी ऑफ, ये बताओ, कितना गंदा आइडेंटिटी लिखा है मैंने, किसी को समझ भी ना आए। आज मेरे पास किसी का मैसेज आया, ऐसी स्लाइड से कोई पढ़ रहा था और मैंने ऐसे कुछ वेक्टर स्पेस का ना कुछ ऐसा बना रखा था गंदा सा, और उसको लगा ये यूएस है, पूछ रहे मैम यूएस क्या है, फिर मेरे को बताना। एम्बेरसमेंट हुई पहले तो कि हाँ थोड़ा सा साफ लिखना चाहिए। आइडेंटिटी ऑफ किसकी, हम V/W मतलब कोशेंट स्पेस की आइडेंटिटी, वो क्या होती है हमारी, जो हम सब स्पेस लेके चलते हैं वही क्या हो जाती है उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर कोई V/W से बिलोंग करता है और V प्लस W करेंगे तो हमें आंसर W ही मिलेगा, क्योंकि W का ही कोई एलिमेंट मिलेगा ना। देखो मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करती हूँ, ये W है और V भी इसके अंदर बैठा है। अब कोशेंट स्पेस में मैंने क्या बोला था कि V, ये अपना V है, V के हर मेंबर को W में ऐड करना है, मतलब W का मेंबर उठा के, V हमने एक मेंबर उठा लिया उसको W के हर मेंबर में ऐड करना है, राइट। अब अगर मैं ये V ही W से बिलोंग करता है मतलब यहाँ कहीं है, अब मैं V को W के हर मेंबर में ऐड करूंगी तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, W के ही सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे ना, क्योंकि मैं हर एलिमेंट में इसको ऐड करूंगी तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा,
W ही मिल जाएगा, क्योंकि W क्या होता है, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन होता है, राइट। तो और दूसरी चीज मैं यहाँ से ये भी बोल सकती हूँ, अगर V प्लस W है, दैट मीन्स V कहाँ से बिलोंग करता है, W से ही बिलोंग करता है। मतलब सबस्पेस के मेंबर को सबस्पेस के मेंबर में ही ऐड करेंगे तो हमें सबस्पेस का ही मेंबर मिलेगा, और हर मेंबर को क्योंकि ऐड करना है क्वोशंट बनाने के लिए, इसीलिए ये पूरा का पूरा W ही हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, V प्लस W इज इक्वल टू W, ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ V हमारा कहाँ से बिलोंग कर जाए, W से बिलोंग कर जाए, ठीक है। और आइडेंटिटी का भी अगर थोड़ा विजुअलाइजेशन देखना है, मान लो इसकी कोई आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी में अगर मैं W को ऐड करूंगी, दैट मीन्स क्या है, आइडेंटिटी में W का हर मेंबर ऐड हो रहा है, तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, W का हर मेंबर मिल जाएगा। सो V बाय W की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा W ही हो जाएगा। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, अगर है तो पूछ सकते हो। अब क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो V बाय W है, हमारा जो क्वोशंट स्पेस है, वो क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस। अगर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है तो इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन भी होगी और कुछ ना कुछ बेसिस भी होगा। सो इसकी डायमेंशन अगर हमें निकालनी है V बाय W की, तो वो होती है हमारे पास डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, ठीक है। V बाय W की डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेसिस के लिए ये कुछ वैसा सा ही नहीं हो गया, कॉम्प्लीमेंट टाइप का, जैसे अगर हम डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना चाहते हैं, उसमें भी तो यही करते थे, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, क्योंकि जहाँ पे W क्या है, कॉम्प्लीमेंट है W डैश का। ये कुछ वैसा ही होगा। अब अगर ये कुछ वैसा वैसा सही है, तो हमें अगर बेसिस निकालना है तो हमारा मेथड वही पुराने वाला हो जाएगा। क्या, अगर हमें कोई सबस्पेस दिया हुआ है और बोला है कि इससे जो क्वोशंट स्पेस हमारा बना है उसके बेसिस निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले W के बेसिस निकालेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे टू फॉर्म बेसिस ऑफ V, हमारे पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के बेसिस फॉर्म करने के लिए उसको एक्सटेंड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा वेक्टर आएगा उससे जो जनरेट हो जाएगा, जो उससे जनरेट होगा वही क्या होगा, हमारा V बाय W, ठीक है। अब इसी चीज पे हम करते हैं एक क्वेश्चन, मोर क्लियर। W क्या है, मैम ऐसा हो सकता है कैसा हो सकता है, कि डायमेंशन अब भी इनफाइनाइट हो और डायमेंशन W भी इनफाइनाइट हो। अब V बाय W फाइनाइट हो गया। डायमेंशन ऑफ V, हाँ ले लो, कोई खुद का मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस ले लो और उसको खुद से ही वो करवा दो, क्वोशंट बना दो उसका, क्योंकि V भी तो V का खुद का अपना वो होता है सबस्पेस, V इज अ सबस्पेस ऑफ इटसेल्फ। हाँ सबस्पेस होता है। हाँ तो ये अगर होता है ठीक है तो ठीक इसका है। मतलब क्या आ जाएगा यार इसमें, अब पूछो। हाँ मैम क्लियर है। यार मनदीप आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आती है, कुछ समझ नहीं आता आप क्या पूछते हो। मैम हम वेक्टर स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इस केस में ले सकते हैं। इस केस में सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, उसके देखो अगर आप कुछ विजुअलाइज करना चाहते हो डायमेंशन को, तो आपको कुछ फाइनाइट टाइप का ही लेना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि वो सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसके लिए तो आप कोई भी सबस्पेस ले सकते हो, कोई भी सबस्पेस ले सकते हो। जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे कि इसका हमने कोई सबस्पेस लिया और फिर PT ओवर दैट सबस्पेस, जो कि फाइनाइट या इनफाइनाइट डायमेंशन का जो भी है, उसकी डायमेंशन बताओ। अगर ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा क्वोशंट स्पेस, तो हम उसकी डायमेंशन ऐसे बता नहीं पाएंगे क्या आएगी, उसको इनफाइनाइट ही बोलेंगे। और अगर आप PT ओवर PT ही करते हो, तो हम बता देंगे इसकी डायमेंशन तो क्या होगी, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा।
क्या हमें ये मिल जाएगा? मैम आइडेंटिटी इन केस में तो डब्लू मान भी हो जाएगा ना। पूरा का पूरा यही आ जाएगा, तो इसकी डायमेंशन फिर से इनफाइनाइट हो जाएंगी, तो उसमें हमारा ये वाला चीज नहीं लग पाएगा, ये सिर्फ फाइनाइट डायमेंशनल के लिए है। ठीक है मैम तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का फाइनाइट डायमेंशनल तो सबस्पेस हो सकते हैं। इनफाइनाइट डायमेंशनल का फाइनाइट डायमेंशनल हो सकता है, जैसे ये रहा पीएनटी, ये सब स्पेस है पीटी का, स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, और इसमें लेकिन अब अगर आप ये करोगे कि पीटी ओवर पीएनटी का डायमेंशन बताओ, तो वो हम नहीं बता पाएंगे ऐसे, वो भी इनफाइनाइट ही होगा, और उसमें ये फॉर्मूला कारगर नहीं होगा, क्योंकि ये डायमेंशन ही इनफाइनाइट है इसमें। ठीक है, दिस इज फॉर फाइनाइट डायमेंशनल। ओके, चलिए इसको एज इट इज रखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? इफ W is a subspace of V3R generated by इसका स्पैनिंग सेट गिवन है हमें 1 0 0 एंड 1 1 0, हमें निकालना है। देन फाइंड बेसिस ऑफ V by W एंड डायमेंशन B। ट्राई करो आप लोगों पहले इसको, फिर देखते हैं। कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट वाला ही यूज करना है। अब सबसे पहले मेरे को डायमेंशन बता दो इसकी फटाफट, विद इन 2 सेकेंड्स। किसकी डायमेंशन मैम? मैंने क्या लिखा? फाइंड डायमेंशन ऑफ V by W की 1 होगी मैम। 1 होगी, बिल्कुल। अब बेसिस भी निकाल के बता दो। जीरो जीरो वन मैम। क्या सबका यही आया है? डायमेंशन में 1 है, लेकिन वो जो बेसिस है ना वो 001 कैसे है? आप निकाल के दिखाओ ना, कुछ और निकाल के दिखाओ अगर आपका वो नहीं आया तो। मैं तो पूछ रही हूँ अभी, हो सकता है गलत हो मनदीप का। बेसिस के लिए वही कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड यूज करना है, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट के बेसिस निकालते हैं ना, सेम तरीके से। हाँ मैम। हाँ मैम, क्या मैम? सर सॉरी, यही आ रहा है, सेम आया है। सेम आया है। 1 0 0 1 1 0। अभी हम पहले ये तो दिख ही रहा है, रो एक्लर में कन्वर्टेड है ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा। अब V का डायमेंशन, क्योंकि V क्या है अपना V3R, दैट मीन्स इसके डायमेंशन क्या है? 3 है। वो तो 3 है। हाँ। मतलब हमें एक और चाहिए, और वो कैसे निकालते हैं हमें पता है, पिवोट एलिमेंट कहाँ प्लेस करना है। सो इससे जो भी जनरेट होगा, तो जो V by W है दैट विल जनरेटेड बाय, उसको कैसे लिखेंगे? बेसिस अगर हमें लिखना है तो 0 0 1 प्लस W, राइट? ये हो जाएगा ना V by W का बेसिस, एक वेक्टर उससे प्लस W, तो सब में ऐड ही करना होता है। फाइन, एक और करके दिखा दीजिए अगर आप सबको आ गया है तो। मैम
कैसे कर दिया आपने? अरे ये वेक्टर तो सॉरी, जो ये वाला आया है ये तीनों मिलके तो v का डायमेंशन फॉर्म करेंगे ना, दैट विल फॉर्म डायमेंशन ऑफ v या बेसिस ऑफ v। v के बेसिस का एलिमेंट है ना। अब हमें अगर इसको, ये तो v के बेसिस का एलिमेंट है, अगर हमें इसको v बाई डब्ल्यू का बेसिस बनाना है तो हमें w के हर मेंबर में इसको ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें v बाई डब्ल्यू का बेसिस मिलेगा। कोसेट अगर ये इसमें सभी कोसेट्स हैं तो जो इसका बेसिस एलिमेंट होगा वो भी तो कोसेट जैसा ही दिखेगा ना, उसकी शक्ल कोसेट जैसी ही होगी, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ओके कोसेट्स है। मैम। ठीक है। V हमारा वेक्टर स्पेस है M2 क्रॉस 2 matrices over R and W is given as A, B, 0, C। इतनी गंदी ब्रैकेट लाइफ में आज तक नहीं बनाई है मैंने। सच दैट A, B, C belongs to R। फाइंड वही डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ V बाई W। पहले वन ही होगा। डायमेंशन तो 1 ही होगी। चलिए बेसिस और बता दीजिए इसका। जीरो जीरो 0010 सिर्फ यही होगा प्लस डब्लू W। ये आ जाएगा हमारा बेसिस ऑफ V ओवर W। क्लियर है सबको? अच्छा, तो अगर मैम बेसिस नहीं समझ आ रही है। बेसिस नहीं समझ आ रही है, कॉम्प्लीमेंट की बेसिस समझ आ गई थी आपको? देखो पहले इसकी बेसिस निकालते हैं। W की बेसिस आपको समझ आ गई? हमें ये 3 एलिमेंट जनरेट करवाने हैं, ठीक है? हाँ। बेसिस ऑफ W। तो क्या हम ये 3 एलिमेंट्स इनसे जनरेट नहीं करवा सकते? 1 0 0 0, फिर है हमारा 0 1 0 0 एंड लास्ट वन इज 0 0 0 1, क्योंकि हमें यही 3 नॉन जीरो चाहिए ना, बाकी सब तो जीरो है। सो इन 3 वेक्टर्स की हेल्प से हम पूरा का पूरा W जनरेट करवा सकते हैं। हमें दिख रहा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये इसको जनरेट भी करा पाएंगे। कोई भी ABC इस टाइप की मैट्रिक्स, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस B इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस C इंटू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा W का बेसिस। अब हमें क्या निकालना है? D का तो हो जाएगा 0 0 1 0। ठीक है। हाँ, तो V बाई डब्ल्यू का क्या होगा? कोसेट फॉर्म करना पड़ेगा ना बेसिस से भी। हाँ, वो कोसेट फॉर्म करना तब पड़ेगा, W ऐड करना पड़ेगा। आ गया आप समझ? हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसके डायमेंशन बताना जरा। V बाई डब्ल्यू में तब एलिमेंट क्या क्या होगा? V बाई डब्ल्यू में, हाँ वही ना, देखो बेसिस में तो एक ही एलिमेंट है इसकी, ये वाला, ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट है। अब इसको एज ए सेट मत देखो ना, ये पूरा एक एलिमेंट है V बाई डब्ल्यू का एलिमेंट। कि जैसे W क्या है हमारा? अच्छा, मतलब इसमें सिर्फ डब्लू कैसे आएगा एलिमेंट? इसके अंदर हाँ, इसका मतलब जो V बाई डब्ल्यू में डब्लू कैसे दिखाएंगे कि है इसमें? W एक एलिमेंट नहीं है, W पूरा सेट है, सेट। W तो मतलब हम बोलना चाहते चाहे आइडेंटिटी भी है इसमें डब्लू, तो उसको सिर्फ इंडिविजुअल कैसे दिखाएंगे है उसमें एलिमेंट? हमको तो पता चल रहा है कि 0 0 1 0 प्लस डब्लू एक एलिमेंट है, और हम इंडिविजुअल डब्लू भी दिखाना चाहते हैं कि वो भी एक एलिमेंट है। मतलब वो कैसे जनरेट हो रहा है इस बेसिस से। अच्छा, आप ये देखना चाह रहे हो कि W कैसे जनरेट हो रहा है? क्या मैं W को
0 इंटू 0010 प्लस W ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ चलिए, मेरे को क्वेश्चन ही भूल क्लियर गया। है मैम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है आपको V बाई डब्ल्यू की, वेयर V इज C ओवर R एंड W इज R ओवर R। कितनी आएगी? 1 आएगा। 1। 1 आएगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन 2 होता है, इसका डायमेंशन 1, सो 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक बेसिस ऑफ। I प्लस W मैम। हाँ, बेसिस I प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, राइट। बेसिस ऑफ V बाई डब्ल्यू। क्लियर सबको? लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर स्पेस, नॉट लीनियर अलजेब्रा, आइडेंटिकल सबस्पेसीज। आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, मतलब किन्हीं दो स्पेसिस को हम आइडेंटिकल बोलेंगे। मान लो कि W1 कोई सबस्पेस है हमारे वेक्टर स्पेस का, W2 भी कोई हमारा सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का, और जो S1 है वो क्या है, स्पैनिंग सेट ऑफ W1। S2 क्या है, स्पैनिंग सेट ऑफ W2। अब हम इन W1 और W2 को आइडेंटिकल सबस्पेसिस कब कहेंगे? दैट मीन्स W1 इक्वल टू W2 आइडेंटिकल इफ हम क्या करना चाहते हैं कि इसका जो स्पैनिंग सेट है W1 का, उस स्पैनिंग सेट में का हर वेक्टर S2 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, और S2 का हर मेंबर S1 के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। अब अगर इसके स्पैनिंग सेट का ही हर मेंबर S2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, तो क्या W1 का हर मेंबर W2 के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा? यस मैम। हाँ लिखा लिखा जाएगा। जाएगा। हाँ, बेसिकली हम इक्वालिटी की बात करना चाहते हैं। W1 इक्वल टू W2 इफ every vector of S1 can be written as linear combination of vectors of S2 एंड वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएं, तो हम क्या कह देंगे कि जो W1 और W2 है वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, अब हम हर वेक्टर को चेक तो करने वाले हैं नहीं, इसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा जिससे हम जल्दी चेक कर पाए कि ये रो स्पेस का जो बताए रो थे। स्पेस, हाँ बिल्कुल, ये वही आ गया ना स्पैनिंग सेट, बिल्कुल वही है। रो स्पेस ऑफ S1 इज इक्वल टू रो स्पेस ऑफ S2 अगर आ जाए हमारा, उसमें भी तो यही था कि दो वेक्टर्स के रो स्पेस को इक्वल कब कहते थे हम, जब उसके वेक्टर्स को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए या उसकी रोज को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। और रो स्पेस ऑफ S1 और S2 को कैसे इक्वल दिखाएंगे? कैनोनिकल फॉर्म में जाके, अगर आइडेंटिकल नॉन जीरो रोस होगा तो। दैट मीन्स इफ रो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ S1, ऐसे अच्छा लगता है जब पीछे का करवाया हुआ आपको आगे से बच्चे बताते हैं, तो कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ सही करवाया है, सही करवा रहे हैं। इक्वल टू रो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ S2, क्या ये लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, इफ नॉन जीरो रोज of row canonical form equal to non-zero rows of
रो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नहीं, S2। नॉन जीरो हो सको। नॉन जीरो रो होगा ना, क्योंकि जीरोस वाले के तो हमें देखना ही नहीं है। नॉन जीरो रो आइडेंटिकल होना चाहिए, बिल्कुल हर मेंबर इक्वल। तो हम वहां से क्या बोल देंगे, अगर ऐसा हो गया दैट मीन्स जो W1 और W2 सब स्पेस है हमारे, वो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, थ्योरी समझ में आ गई है? तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? मैम यस, ये बोलो। आइडेंटिकल सबस्पेसीज वाला टॉपिक समझ में नहीं आया मुझे। देखो, आइडेंटिकल सबस्पेस मतलब इक्वली दिखाना है कि इसका हर मेंबर इसका मेंबर है और इसका हर मेंबर इसका मेंबर है। तो हमने पूरा सबस्पेस ना उठाने की बजाय हमने क्या उठा लिए, उसके स्पैनिंग सेट उठा लिए। क्योंकि अगर स्पैनिंग सेट ही इक्वल आ जाएंगे तो पूरा सबस्पेस इक्वल आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? W1 का स्पैनिंग सेट अगर W2 के स्पैनिंग सेट के इक्वल आ गया, दैट मीन्स दोनों स्पेस इक्वल हो गए ना। क्योंकि एक पर्टिकुलर सेट अगर S1 इक्वल टू S2 है, तो जो ये स्पैन करेगा वो सेम ही तो स्पैन करेगा, कुछ अलग अलग तो करेगा नहीं। एक ही सेट को स्पैन करेंगे, सब स्पेस को स्पैन करेंगे दोनों। स्पैनिंग सेट का मतलब मे बी आपको शायद ना पता हो, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो, कि S1 पता है। पता है ना, तो ये क्लियर हो गया ना कि हम स्पैनिंग सेट से लेके चलेंगे, ना कि पूरा का पूरा सब स्पेस। यही नहीं हुआ। देखो, अगर हमारा W1 का हर मेंबर, एवरी मेंबर ऑफ W1 क्या लिखा जा रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन। चलो पहले क्वेश्चन करो, उसके बाद इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन करो फिर थ्योरी पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, U कोई स्पेस है हमारा जो इनसे स्पैन हो रहा है, किन किन से, 1 1 -1 स्पैन बाय 1 1 -1 2 3 -1 3 1 -5। ठीक है, और एक W सब स्पेस है जो स्पैन हो रहा है 1 -1 3 3 -2 -8 और 2 1 -3, इनसे स्पैन हो रहा है। हमें ये चेक करना है क्या U इज आइडेंटिकल टू W और नॉट। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि हमें हर मेंबर नहीं चेक करना, हमें सिर्फ चेक करना है क्या जो ये स्पैनिंग सेट है U का और स्पैनिंग सेट ऑफ W का है, क्या वो दोनों आइडेंटिकल है। अगर वो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो स्पेस है वो आइडेंटिकल हो जाएगा। देखो मनदीप, अगर मैं यहाँ पे बेसिस लिख देती स्पैन की बजाय, अगर मैं यहाँ पे लिख देती अगर बेसिस ऑफ W1 बेसिस ऑफ W2 के इक्वल आ गए, तो हो जाता कि ये इक्वल है सेट हमारे जो स्पेस हैं। ये ठीक होता क्या कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अब क्या हम बेसिस स्पैनिंग सेट से बेसिस पे जा सकते हैं या नहीं? अगर हमें स्पैनिंग सेट गिवन है तो उससे हम बेसिस फॉर्म कर सकते हैं ना। तो क्योंकि अभी हमें यस मैम। इसके बेसिस नहीं पता, इसके भी बेसिस नहीं पता, लेकिन हमें स्पैनिंग सेट पता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये दोनों स्पैनिंग सेट आपस में इक्वल है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो LI ही तो निकालने हैं इनमें से, वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना LI, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती हमें। LI तो फाइंड करना बहुत इजी टास्क है हमारे लिए, इसीलिए हम स्पैनिंग सेट ही देख लेंगे और अलग से LI निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। ठीक है, अगर स्पैनिंग सेट ही इक्वल आ गए तो उनमें से जो भी LI वेक्टर्स आएंगे वो दोनों भी तो दोनों के इक्वल ही आएंगे ना। मान लो ये 1 2 3 0 0 5 आ गया,
ये भी 1 2 3 0 0 5 आ गया। अब इसके पास जितने LI वेक्टर्स होंगे सेम ही LI वेक्टर्स इसके पास भी होंगे, तो अलग से हमें बेसिस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमें हमारे पास एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है ना LI चेक करने का। हम सिर्फ स्पैनिंग पे ही अगर स्पैनिंग से भी देख लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा आइडेंटिकल वाला। अब हुआ कुछ क्लियर? जो बात है वो क्या आपकी आवाज अच्छे से नहीं सुनाई दी मुझे? बेसिस आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। चलो बाद में। मैम बेसिस सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बोलो। जो बेसिस। बताए थे हाँ बेसिस से जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो सिर्फ एक बार बोलिए। मैंने स्पैनिंग समझ में, बेसिस वाला एक बार। हाँ मैंने ये कहा क्योंकि मनदीप को स्पैनिंग से नहीं हो रहा था, तो अगर किन्हीं भी दो सेट के बेसिस इक्वल हैं, किन्हीं भी दो स्पेस के बेसिस इक्वल हैं, तो वो स्पेसिस इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेम ही बेसिस से जनरेट हो रहे हैं तो वो जो बेसिस हैं वो सेम ही मेंबर्स को जनरेट करवाएंगे ना, अलग को तो करवाएंगे नहीं। दैट मीन्स कि अगर बेसिस इक्वल हो गए तो दोनों स्पेस जो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। अब बेसिस के लिए हमें दो चीजें चेक करनी पड़ती है ना, एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्पैनिंग चीज देखनी पड़ेगी और दूसरा LI भी देखना पड़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले हम ये देख लेते हैं क्या इन दोनों का स्पैनिंग इक्वल है या नहीं। अगर स्पैनिंग ही इक्वल आ गया तो फिर LI जो, अगर दोनों का स्पैनिंग सेट अगर इक्वल है तो इसके स्पैनिंग सेट के पास जितने जो LI वेक्टर्स होंगे वही तो इसके स्पैनिंग सेट के पास भी LI होंगे ना। ठीक है, तब LI यस सर। की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी हमें, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बेसिस से ही हम बता स्पैनिंग वाले से ही हम बता देंगे कि आइडेंटिकल है या नहीं है। राइट, बढ़े अब आगे। अब हमें क्या चेक करना है, U और W आइडेंटिकल है या नहीं है। इसके लिए हम क्या फॉर्म करेंगे, U के जो मेंबर्स हैं उनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, W के मेंबर्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे और चेक करेंगे उनका रो स्पेस है जो वो इक्वल है या नहीं। क्या आप वो चेक करने में समर्थ हैं? कितना भारी वर्ड यूज किया मैंने। कर रहे हो या मैं ही करके दिखाऊं? एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मिलके करते हैं। नहीं है। नहीं है समर्थ? इसकी मैट्रिक्स बनाओ जो नहीं मैम, आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा हो गया क्या? वो तो चेक करना पड़ेगा आइडेंटिकल है या नहीं। मैट्रिक्स रो वाइज बनानी है ना, रो कैनोनिकल में कन्वर्ट डब्लू करना है। W डब्लू का सेकेंड एलिमेंट क्या है? 3 -2 -8। रो वाइज मैट्रिक्स बनानी है, क्योंकि रो कैनोनिकल की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स रो वाइज बनेगी। 1 1 -1 2 3 -1 3 1 -5। अब इनको रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में लेके जाओ। पढ़ मैम, मैंने कॉलम में लिख दिया। नहीं, रो में लिखना है क्योंकि रोज की बात कर रहे हैं ना हम। अगर कॉलम में लिख रहे हो तो फिर रो कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में जाना पड़ेगा। और आज तक हम सिर्फ रो से ही करते आ रहे हैं तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट है रो वाला करना। कॉलम वाला करना इज क्वाइट थोड़ा अलग हो जाएगा। डिफिकल्ट तो क्या ही है, सेम ही चीज़ें हैं दोनों में।
आप लोगों में से जन्माष्टमी कौन कौन सेलिब्रेट करता है? कोई भी नहीं करता? हो रहा है क्या? चलो देख लेते हैं क्या करना है। फर्स्ट के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 1 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस 2 1। और इसके लिए क्या मिला हमारे पास? 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 2। इसकी क्या बनेगी? 1 माइनस 1 3। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है 0 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2। इसके लिए हो जाएगा 0 1 2 से मल्टीप्लाई करना है ना इस बार। 1 प्लस 2 3 एंड माइनस 3 माइनस 6। ये माइनस 8 वो -17 होगा। ओके माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14 होगा। 3 से मैम मल्टीप्लाई 3 से कर मल्टीप्लाई 9 होगा। हाँ ठीक हाँ है। हाँ माइनस 17 होगा। और ये भी चेक कर लेना। 2 माइनस 2 0 1 प्लस 2 3 एंड माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये 0 ये 0। इसके लिए अच्छा इसको भी 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से R1 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R1 माइनस R2 दिस विल बिकम 1 1 माइनस 1 0 0 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 ये आ जाएगा। ठीक है हो गई रो रिड्यूस्ड। अब इसका भी देख लेते हैं एक बार। इसको 0 बना लेते हैं पहले। 1 माइनस 1 3 0 1 माइनस 17 और 0 0 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना था। माइनस 9 42 प्लस 51 42 पॉजिटिव। अब इसको भी 0 बनाना है तो ये इक्वल नहीं आया। ठीक है ये इक्वल नहीं आया। रो रिड्यूस्ड हमें दिख रहा है इक्वल नहीं आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी। इसमें तो थर्ड रो भी नॉन ज़ीरो आ गई है। देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ नहीं है तो ठीक है पूरा। 2 1 माइनस 3 3 1 हाँ ये माइनस मेरा 2। आई है। अच्छा 2 3 माइनस 1 1 1 माइनस 1। ओके सो आइडेंटिकल नहीं आया दैट मीन्स W1 इज नॉट इक्वल टू W2। ठीक है ऐसे ही चेक करना होता है सब में। स्पैन बाय द वेक्टर दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल। मैम हाँ मनदीप। इतना कुछ करने से वो जैसे जनरेट कर रहे हैं दोनों, हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो हम इनको LI चेक कर लेंगे डायरेक्टली और बेसिस आ जाएगा हमारे पास, तो उससे नहीं हम देख सकते सीधा ही। दोनों का बेसिस इक्वल सेम ही तो करते हुआ। हैं। बेसिस के लिए भी यही चेक करना पड़ेगा। रो एक्लन में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। और रो रिड्यूस में ही जाना पड़ेगा क्योंकि
बिल्कुल ही इक्वल बेसिस आने चाहिए। सिर्फ डायमेंशन इक्वल से काम नहीं चलेगा मनदीप, डायमेंशन इक्वल से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा बेसिस ही इक्वल आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए यही मेथड, यही तो करना पड़ेगा उसके लिए भी। एल से तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि हाँ। हम डायमेंशन हमारे पास मान लो 3 आ गई दोनों की, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये R³ को जनरेट करते हैं, मीन्स R³ के ही बेसिस हैं। नहीं क्यों, तो R³ क्या नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई और सब स्पेस इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जिसके बेसिस 3 हो जाए? क्या सिर्फ R³ ही है? वो तो हमने है सिर्फ, मैम, और भी है ना, तो कोई और को भी जनरेट कर सकता है ये। डायमेंशन 3 से हमें ये पता चल गया कि ये सेम डायमेंशन के सबस्पेस को जनरेट करेंगे। और हमने बेसिस में क्या पढ़ा था कि इनफाइनाइट बेसिस एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में किसी एक स्पेस के लिए। तो वो जो इनफाइनाइट बेसिस एग्जिस्ट करते हैं, अब हमें दिखाना है ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। तो अगर डिफरेंट बेसिस हैं तो वो डिफरेंट मेंबर्स को जनरेट कर देंगे ना, लेकिन हमें आइडेंटिकल दिखाना है तो बेसिस की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये आइडेंटिकल है। क्या डाउट रह गया आप? एल से तो सिर्फ यही पता चलेगा ना कि इसकी डायमेंशन 3 है, इसकी डायमेंशन 3 है, अगर ये तीनों एल हैं। मतलब ये भी किसी 3 डायमेंशनल स्पेस को जनरेट करता है और ये भी किसी 3 डायमेंशनल स्पेस को जनरेट करता है, अगर दोनों की 3 है तो। लेकिन उससे ये प्रूव नहीं होता ना कि सेम ही स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। अगर बेसिस की शक्ल देखने में इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये सेम सब स्पेस को या सेम वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। ओके मैम। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं किस पे? अब तक हम जो फील्ड ले रहे थे वो क्या थी हमारी? इनफाइनाइट फील्ड। जो भी हमने जितने भी डिस्कस किए हैं वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट फील्ड पे ही डिस्कस किए हैं। तो अगर हमें फाइनाइट फील्ड पे दे दे, दैट मीन्स VN ZP टाइप का, हमें पता फाइनाइट फील्ड ZP टाइप की होती है। ये क्या है, किसको डिनोट करता है? वेक्टर स्पेस ऑफ n डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर अ फाइनाइट फील्ड। ZP मतलब इसके मेंबर्स किसी फाइनाइट फील्ड से आ रहे हैं। अब दोनों अगर फाइनाइट है, दैट मीन्स इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी कुछ ना कुछ फाइनाइट ही होंगे। सो जो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ VN ZP, या हम कार्डिनैलिटी ऑफ VN ZP भी कह सकते हैं, वो क्या होती है हमारी? P⁻n। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि V3Z2 की कार्डिनैलिटी बताओ, तो आप क्या कहोगे? 2⁻3, दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स हैं इसके पास। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल सबस्पेस तो है, लेकिन इसके मेंबर्स Z2 से आ रहे हैं। सिमिलरली कोई 3 डायमेंशनल सबस्पेस R³ भी यहाँ पे आप ले सकते हो, लेकिन उसके मेंबर्स कहाँ से? अगर मैं Z3 से बोल दूँ तो 3⁻3 इसका जो ऑर्डर है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 27। तो इसमें ज़्यादा डीप क्वेश्चन तो नहीं आती, यही पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट बेसिस कितने, या इसके सबस्पेस टोटल नंबर ऑफ सबस्पेस कितने आएंगे। सो उनके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो हमें याद रखने पड़ेंगे। मैम ये फॉर्मूला हमें इसमें एलिमेंट्स बताएगा कि कितने हैं। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला हमें तो एलिमेंट्स बताएगा। इसके बेसिस में तो 3 एलिमेंट्स ही होंगे ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इसके बेसिस में 3 एलिमेंट्स होंगे। हाँ, ये चेक जो करना पड़ेगा। हाँ, n डायमेंशन है ना, डायमेंशन तो n ही है, ओके मैम। डायमेंशन तो n ही है। बट एक चीज होती है, चलो एक बार यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस का हो गया, नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हो गया। अब एक चीज होती है, क्या? एक तो होता है ऑर्डर्ड बेसिस, और हम सेम और डिस्टिंक्ट बेसिस की भी बात करते हैं।
ऑर्डर्ड बेसिस में अगर देखो मैं कुछ 2 बेसिस लिखती हूँ यहाँ पे B1 B2। तो अगर मैं पहले ये लिख देती हूँ R3 के लिख रही हूँ मैं अभी 0 1 0 एंड 0 0 1, और एक बेसिस मैं लिख देती हूँ ये क्या 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0। ठीक है। अब क्योंकि मैं ऑर्डर्ड बेसिस की जब बात कर रही हूँ, ऑर्डर्ड बेसिस मतलब ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर्ड मैटर्स, कि जो भी बेसिस का ऑर्डर है, कौन पहले लिखा गया है कौन बाद में लिखा गया है, ये मैटर करता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि अच्छा पहले ऑर्डर की, अभी इसको छोड़ दो, ऑर्डर को भूल जाओ, ये बताओ ये दोनों बेसिस सेम है क्या अलग अलग है? हाँ सेम है। सेम है। बट अगर मैं ये पूछूं क्या B1 एंड B2 आर सेम ऑर्डर्ड बेसिस? नो। नो मैम। क्योंकि इनका ऑर्डर अलग है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, इसमें नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं ऑर्डर्ड बेसिस की बात करूंगी तो ये 2 डिफरेंट बेसिस हैं। ठीक है। तो जो इसके बेसिस होंगे, जो ऑर्डर्ड बेसिस होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर एक भी ऑर्डर चेंज किया तो वो एक डिफरेंट बेसिस मिल जाएगा हमें। लेकिन अगर मैं सिंपल बेसिस की बात करूंगी तो वो ऑर्डर्ड बेसिस के कंपैरिजन में कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे B1 और B2 एक ही बेसिस को, अब मैं इनके कितने कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ, 3 मेंबर से, मतलब 3 फैक्टोरियल वे में इसको अरेंज कर सकती हूँ। जितने भी 3 फैक्टोरियल वेज में जितने भी मैं बेसिस करूंगी वैसे तो सेम होंगे, लेकिन वो 3 के 3 फैक्टोरियल जो भी बेसिस होंगे वो ऑर्डर्ड बेसिस अलग अलग होंगे। ठीक है। तो इसमें कई बार पूछ लेता है कि इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस बताओ या फिर सिंपल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस कितने होंगे इसके पास। तो अगर हमें किसी भी इस टाइप के सेट के, इस टाइप के वेक्टर स्पेस के डिस्टिंक्ट बेसिस अगर हमें निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस, उसका फॉर्मूला होता है ये ऑफ VNZP। क्या P की पावर n से स्टार्ट करो, मतलब जितने इसके पास मेंबर्स हैं -1, फिर यहाँ पे P रेज टू पावर n ही रहेगा -P। कहाँ तक जाना है? P की एक पावर कम, यानी कि Pn माइनस P रेज टू पावर n -1, यहाँ तक जाना है अब हमें, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ये आ जाएंगे इसके पास टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस। ठीक है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस की बात करें ऑफ VNZP, तो अभी हमने क्या देखा, ऑर्डर्ड बेसिस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या किया, जो ये था हमने क्या इसकी 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनाई थी ना, और जब हम डिस्टिंक्ट बेसिस की बात करेंगे तो वो 3 फैक्टोरियल जितने भी बेसिस हैं वो सेम ही होंगे, मतलब ये सब निकाल के n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हम परमुटेशंस में करते हैं, जो भी सेम सेम दिख रहा है उससे उसके लिए हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर देते हैं ना, अगर 2 एलिमेंट सेम है या n एलिमेंट सेम है, तो वही काम यहाँ पे किया है हमने। लेकिन अगर ऑर्डर्ड बेसिस की बात कर रहा है तो ऑर्डर चेंज करते ही, मतलब जितने भी हमारे पास इसके कॉम्बिनेशन या परमुटेशंस आएंगी वो सभी डिफरेंट हैं। दैट मीन्स ऑर्डर्ड बेसिस के केस में हम n फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे और सिंपल हमारे पास क्या रह जाएगा Pn-1, यहाँ इसको डिवाइड नहीं करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस। और थर्ड पूछता है इसके सबस्पेसिस कितने होंगे, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबस्पेसिस ऑफ किसी पर्टिकुलर डायमेंशन के पूछेगा, ऑफ डायमेंशन r इन VNZP, की VNZP में r डायमेंशन के कितने सबस्पेस हैं काउंटिंग में, तो इसके पास कितने मिलेंगे, सेम यहाँ से स्टार्ट करना है Pn-1 Pn-P, और कहाँ तक जाना है Pn माइनस जितने डायमेंशन के पूछे हैं P की पावर उतने तक जाना है, डिवाइड बाय, अब यहीं से स्टार्ट करना है P रेज टू पावर R से, डिवाइड में -1 P रेज टू पावर R माइनस P, और कहाँ तक जाएंगे P रेज टू पावर R माइनस P रेज टू पावर R -1 तक, एक पावर कम।
ठीक है, ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ सबस्पेसीज ऑफ आर डायमेंशन। सिंपल फॉर्मूला है पी की। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एन रेज टू पावर पी होगा या पी रेज टू पावर एन। ध्यान रखना हमेशा पी रेज टू पावर एन होगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो V2Z2 का एग्जाम्पल लेके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि जो ये ZP है ना, कहाँ लिखा है हमने, फाइनाइट फील्ड, हाँ, ZP और इसको अगर ऐसा लिखा मिल जाए आपको Z/PZ, इसका मतलब भी ये यही होता है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ZP। अब अगर आपको आइसोमॉर्फिक टर्म अटपटी लग रही है तो P/ZP का मतलब ZP होता है, ठीक है। Z से Z कैंसिल और P इसके सफिक्स में आ जाता है। अभी के लिए ऐसा कर सकते हो जिसने रिंग फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ी है वो। सो ये थे कुछ फॉर्मूले। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने एक क्वेश्चन ग्रुप में डाला था, वो कुछ कुछ इन्हीं से रिलेटेड है। क्वेश्चन याद है किसी को? मैं निकाल लेती हूँ। F3 का था, GL2 F3 का। एक मिनट, मैं निकाल ही लेती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है क्या दिया था मैंने। परसों दिया था ना शायद, परसों कितनी डेट थी, आज 19, परसों या उससे पहले दिन। ये भी नहीं है, हाँ ये रहा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या पूछा था? नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस 3x3 मैट्रिसेस ओवर F2। फील्ड हमें दिखी ना, फाइनाइट फील्ड है, F2 का मतलब Z2 से रिलेट कर सकते हो, फील्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स। द फाइनाइट फील्ड ऑफ 2 एलिमेंट गिवन भी है F2 का मतलब, तो हमें क्या निकालना था, ऐसी कितनी 3x3 की मैट्रिसेस आएंगी जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करती हैं, नॉन सिंगुलर हैं जो, कि 2 ऑर्डर की फील्ड पे 3x3 की कितनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम फॉर्म कर सकते हैं। और ऑप्शन थे हमारे पास 168, सेकेंड ऑप्शन वो 384, थर्ड ऑप्शन 2⁻³ एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3⁻²। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमारा वेक्टर स्पेस है ये 3x3 और जिसमें एंट्रीज हमारी F2 से आ रही हैं, मतलब हमें निकालना है नंबर ऑफ की। अब थोड़ा और ओपन करके लिखते हैं इसको, F2 मतलब 2 नंबर्स की फील्ड, जो कि 2 मेंबर की फील्ड हमेशा Z2 होती है, 0 और 1, कि 0 और 1 की 3x3 मैट्रिक्स में हम कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आए वो क्या आए, नॉन जीरो, क्योंकि नॉन सिंगुलर बोला है। अगर इसने ये नहीं बोला होता, नॉन सिंगुलर वर्ड अगर इसने नहीं बोला होता तो हम क्या कह देते, नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स निकालनी है हमें ओवर F2। 2 to the power 9। 2 to the power 9 ये बोलते क्या, या 2 to the power 3 बोलते? 2 to the power 9 बोलते हैं। 9 बोलते, क्योंकि इसकी डायमेंशन हमें पता है कितनी होती है, 3x3 की डायमेंशन 9 ओवर Z2। तो अभी हमने देखा था ऑर्डर ऑफ VNZP which is equal to P⁻n, that means 2⁻, डायमेंशन 2⁻9। लेकिन अब इसने बोल दिया है नॉन सिंगुलर, मतलब इसमें से हमें वो मैट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी जो कैसी हैं, सिंगुलर हैं। किसी ने तो आंसर भी किया था इस क्वेश्चन का, शायद सुमन ने किया था, एक्सप्लेन करना चाहोगे सुमन? मैम हम GL3 F2 से किए हैं। GL3 F2 से किए थे,
वो तो अभी बच्चों को नहीं पता GL2F GL3F2 क्या ग्रुप होता है। थ्योरी में था ना, उसमें हम पूछा। अच्छा, अगर उससे ना करना चाहे तो क्या लगा दिया था फॉर्मूला? 3 वही फॉर्मूला P⁴n माइनस करके। P⁴n -1 P⁴n -P⁴n अप टू सोन, ऐसे ही जहाँ तक जाना ठीक रहेगा वहां तक चले यस जाएंगे। मैम। ये जो हमने लिखा ना यहाँ पे, ये जो हमने लिखा ये वाला, इसी अभी मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि ग्रुप थ्योरी नहीं किया है तो रहने देते हैं इसको। ये स्पेस होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, जिसकी एंट्रीज हमारी एक फील्ड से आती हैं जिसके पास 2 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी, हम इससे हम नहीं करेंगे, हम अपने मेथड से करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए, 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए जिसकी सभी एंट्रीज कहाँ से आ रही हो, F2 से, मतलब Z2 से, यानी कि सिर्फ 0 और 1 का अरेंजमेंट करना है हमें, और उससे हमें 3 कॉलम और 3 रो की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। राइट, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, अगर मैं आप इसको चेंज करके ये बोल दूं कि हमें 3 नॉन जीरो LI कॉलम्स चाहिए, या आप रो से भी जा सकते हो, जो भी आपको सूट करे। अगर इसके कॉलम्स नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इस मैट्रिक्स के, तो क्या कभी भी इसका डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है? नो मैम। नहीं आ सकता। नहीं। हमें वही करना है कि हमें कितनी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि 0 और 1 की, कि ये तीनों वेक्टर्स क्या आ जाए, LI आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कोई भी वेक्टर 0 हो सकता है? कोई भी कॉलम, अगर एक भी कॉलम हमने 0 रखा और तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगी, मतलब वो हटाना है हमें। और इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? फर्स्ट एलिमेंट के लिए 2 चॉइस, उससे 1 सेकंड के लिए भी 2 चॉइस, और थर्ड के लिए भी 2 चॉइस। ठीक है, दैट मीन्स 3 इतनी चॉइस हो सकती है। इसके लिए गलत बोला, 2 क्यूब, मैम ने 2 क्यूब होगा। 2 क्यूब चॉइस होंगी ना, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, 2 क्यूब। लेकिन टोटल तो, लेकिन एक चॉइस ये भी तो काउंट कर ली ना हमने इसके साथ, जिसमें 0 0 0 आएगा। अब ये हटानी है हमें, मतलब 0 0 वाली चॉइस नहीं होनी चाहिए, -1। हाँ मनदीप, कुछ बोल रहे थे? मैम यही बोलने वाली थी कि आपने 0 को काउंट कर लिया। हाँ ठीक है, तो 0 हटाना है, यानी कि अब हमने ये फर्स्ट कॉलम की सारी अरेंजमेंट जितनी भी हो सकती थी उनका नंबर लिख दिया है हमने। फिर आता है सेकंड कॉलम। देखो सेकंड कॉलम में हमें क्या चाहिए, इसके पास भी टोटल चॉइसेस तो 2⁻³ है, बट इसमें से जो हम यहाँ पे ले चुके हैं, यानी कि इसके लिए भी हमें LI चॉइसेस ही चाहिए ना, LI चॉइस चाहिए। तो ये क्या, एक तो 0 ये भी नहीं हो सकता, तो एक चॉइस तो वो हटानी पड़ेगी। और दूसरा, इसके अंदर हम कोई ऐसा वेक्टर नहीं रख सकते जो इसका स्केलर मल्टीपल हो, मतलब जो इसके मल्टीपल वाला वेक्टर है वो भी हम नहीं रखेंगे, जो यहाँ पे रख दिया वो यहाँ पे हम उसका मल्टीपल या वो वेक्टर यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। मतलब एक वेक्टर जो इस फर्स्ट वाले का मल्टीपल होगा वो भी हमें हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स टोटल चॉइस में से हमें कितने वेक्टर्स हटाने पड़ेंगे, 2। ठीक है, सिमिलरली थर्ड के लिए भी चॉइस तो 2⁻³ एक बार और बोलिए। देखो एक बार जो हमने यहाँ पे रख दिया, जैसे हमने यहाँ पे कुछ रख दिया 1 0 1, ठीक है, इस केस में हम सेकंड के लिए भी एक तो 0 वाली चॉइस नहीं ले सकते, 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 लिया तो डिटर्मिनेंट 0 को गड़बड़ कर देगा। और दूसरा क्या मैं यहाँ पे 2 0 2 लिख सकती हूँ क्या, 2 0 2 लिख सकती हूँ क्या? ये नहीं लिख सकती, क्योंकि नो अगर नहीं मैम, मैंने फिर तो 2 इसका, है। हाँ इसका स्केलर मल्टीपल लिखा तो ये दोनों LD बन के क्या बना देंगे, डिटर्मिनेंट को 0। दैट मीन्स हमें इसकी सारी चॉइसेस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, 0 हटाना पड़ेगा, साथ में
इसके भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इसके भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब 2 जो वेक्टर्स हैं वो हमें दोनों के हटाने पड़ेंगे। ऐसे 2 कैसे हो गया, इसका li, इससे भी li होना चाहिए, इससे भी li होना चाहिए, इनके दोनों के सम से भी li होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 4 वेक्टर हटाने पड़ेंगे हमें। सो जो ये आंसर आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर, जो कि हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए चाहिए। दैट विल बिकम 8 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8 - 2 4, 8 - 2 6 और ये 7 और 8 - 4 4, इन तीनों की मल्टीप्लाई जो भी आएगी 24 × 7 वो आ जाएगा हमारा 168। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 168। ठीक है, और यहाँ हम से लास्ट वाले से 2⁻² क्यों माइनस किया, ये बताना। देखो जो थर्ड वेक्टर हमें चाहिए वो इससे भी li होना चाहिए और इससे भी li होना चाहिए, दो चॉइस तो हो गई। ठीक है, 0 भी नहीं होना चाहिए, थर्ड चॉइस वो गई। और दूसरा इन दोनों के सम से भी तो li होना चाहिए ना, इन दोनों का सम मिलके भी ये वेक्टर नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स टोटल 4 चॉइस हमें हटानी पड़ेंगी यहाँ से। ठीक है, 4 चॉइस का मतलब 2⁻²। अब ऐसा ही कुछ अगर आगे आ जाए, आपसे पूछने लग जाए कि v 4×4/f2 है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। 2⁻4 -1 हटाना पड़ेगा, 2⁻4 -2, 2⁻4 -2 स्क्वायर एंड 2⁻4 -2⁻3। ऐसे करके आप अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी। मैम जो फर्स्ट ये है उसमें टोटल 2 करके आएगा, बट उसमें उस केस में तो एक ही चॉइस लेगा सिर्फ, तब तो 1 3 होना चाहिए ना, मतलब एक ही होना चाहिए ना। नहीं, एक बार के लिए तो एक ही आएगा, एक बार के लिए तो एक ही। अब इसकी भी कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं हम, ये देखना पड़ेगा ना। हम 0 0 1 भी रख सकते हैं, 1 0 0 भी रख सकते हैं, 2 बार 1 1 बार 0 भी रख सकते हैं, फिर इनकी भी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हमें टोटल चॉइस देखनी है, ये तो एक बार के लिए है ना। अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स ले ली तो उसके लिए हम कौन कौन सी चॉइस हटा देंगे, और फिर टोटल नंबर तो हमें पता है कितनी चॉइसेस हैं एक के पास। या अगर आप कुछ और पूछना चाह रहे हो तो फिर से पूछ लो। नहीं, हम बोल रहे हैं मैम फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही चॉइस है ना, 1 1 1 ही चॉइस है ना। नहीं, 1 1 1 क्यों है, देखो 0 0 1 भी चॉइस है फर्स्ट के लिए, फिर 0 1 0 भी चॉइस है फर्स्ट के लिए, 1 0 0 भी चॉइस है फर्स्ट के लिए, 1 1 0 भी चॉइस है फर्स्ट के लिए। अब इसको फिर से चेंज करते जाओ, 1 0 1 भी फर्स्ट के लिए चॉइस है, 0 1 1 ये भी तो फर्स्ट के लिए समझ चॉइस गया। है, सारी चॉइसेस फर्स्ट के लिए हैं। ये 7 आ जाएंगे काउंटिंग में, देख भी सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं और एक हम 1 1 1 लिख देंगे, वो भी हमारे लिए फर्स्ट की चॉइस होगी। ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी जितनी भी बची वो सारी फर्स्ट की चॉइस हैं, जो कि हैं 2⁻3 - 1। क्लियर है सबको? असाइनमेंट डिस्कशन करने का टाइम तो बचा नहीं है और आप लोगों ने किया भी नहीं है। सारे जो ज़्यादा ऐसे अटपटे से लग रहे हैं उनको छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें हैं 2 3 क्वेश्चन। अब तो मैंने आंसर की भी शेयर की है, जिस आंसर की में ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जिसमें भी आ जाए ना उसको स्किप कर सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा तो वो। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और असाइनमेंट अब कल डिस्कस होगा और आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी शेयर करूँगी मैं, जो आपका